नहीं। ओम ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसका लघु रूप हम अलग से भी प्रस्तुत नित्य करना है। पंचांग, इस दैनिक पंचांग में जो डेटा लिए जाते हैं वैदिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है। साथ ही साथ उदाहरण स्वरूप एक जन्म तिथि, जिनकी किसी महान विभूति का जन्म तिथि, जिनका जन्मदिन आज है, केवल उदाहरण स्वरूप अंक ज्योतिष के लिए हम गूगल से भी लेते हैं। साथ ही साथ हम इस प्रस्तुति को आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो। दैनिक पंचांग जिस प्रकार पंचांग 5 भागों में हुआ करता है, यह दैनिक पंचांग भी जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, दैनिक पंचांग भी 5 भागों। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को निकालकर हम आपके लिए लघु रूप, इसका लघु रूप दैनिक पंचांग का लघु पंचांग के रूप में नित्य प्रस्तुत कर रहे हैं और यह आपके सुझाव के लिए। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध है, इसे तारा बलन कहते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है आज भ्रमण कर रहे हैं और जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है, दोनों को ताल मिलकर आज दिन कैसा होने के संकेत हैं, इस पर चर्चा। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति जातक के जीवन काल के बारे में बताता है कि कौन से ग्रह उसके शुभकारी होंगे, कौन से चुनौती भरे होंगे। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग नक्षत्र की तरह ही चंद्रमा जिस राशि में है और जन्म कुंडली में और जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार यानी जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन के संकेत। यह चंद्रबलन से चंद्रबलन कहते हैं, इस पद्धति को चंद्रबलन कहते हैं। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। चौथा भाग अंक ज्योतिष, चौथा भाग चौघरिया से संबंध है। चौघरिया एक प्रकार का मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है कि आज शुभ मुहूर्त कैसा है। यह दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य और पहली पूजा पाठ, पहले बार किए जाने वाले कार्य आदि सभी से के लिए शुभ कार्य, और इसलिए इसकी उपयोगिता काफी ज्यादा है। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने के होने के संकेत, यानी अंक ज्योतिष अंक आज क्या कह रहे हैं, विभिन्न तिथियों को जन्मे, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जा सकते हैं। और इसमें क्योंकि अंक ज्योतिष अंक की महत्ता बहुत ज्यादा है, अंकों के अंक में ही हम जन्म लेते हैं, हम बस पलते बढ़ते हैं और अंकों का ही हमारा, ये अंकों का जो योगदान है वो बहुत ही पूरे जीवन में अहम है। अंक हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण हुआ करते हैं क्योंकि अंकों के पीछे हम भी भाग, इसलिए अंकों पर, अंक ज्योतिष पर थोड़ी सी ज्ञानवर्धक चर्चा पहले भाग में, और दूसरे भाग में अंक ज्योतिष के अनुसार आज
विभिन्न तिथियों को जन्मे, किसी भी माह की विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज कैसा दिन होने की। तो चलिए प्रस्तुति में चलेंगे। हर भाग महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा। ये आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी होने वाला है। आपसे आग्रह भी है कि कागज कलम यदि आप नोट कर ले रखते हैं अपने पास और नोट करते जाते हैं तो आपके लिए यह और भी ज्ञानवर्धक और उपयोगी हो जाता है, उसकी महत्ता बढ़ जाती है। चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ और सबसे पहले पंचांग पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पंचांग हमारे जीवन में, हम जैसे जानते हैं कि यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु उसकी सीमा उतनी ही नहीं। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, डिसीजन पावर को बढ़ाता है, आत्मबल बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध। साथ ही साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होली के भागी। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं हम पहले भाग की प्रस्तुति। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के पहले भाग में, दैनिक पंचांग की पहली भाग की प्रस्तुति। आज का दिनांक 22 अक्टूबर 2025 माह। आज का पंचांग, आज का दिनांक 22 अक्टूबर 2025 माह कार्तिक पक्ष शुक्ल शाका संवत 1947 विश्व विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:52 पर, सूर्यास्त 5:16 पर, सनराइज at 5:52 a.m. and sunset at 5:60। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में शुभ करना। पंचांग के पांचों अंक, तिथि बुधवार, वार बुधवार, तिथि रात्रि के 8:16 तक प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 1:52 तक स्वाति, उसके बाद विशाखा। स्वाति नक्षत्र राहु के अंतर्गत आता है और विशाखा गुरु बृहस्पति के अंतर्गत। योग कल भोर में 4:06 तक प्रीति, उसके बाद सौभाग्य, और करण प्रातः 7:04 तक किंसी तुग्न, उसके बाद रात्रि 8:16 तक बौ और फिर बाबा। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और उनकी शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तो जब तक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है तब तक वे शमशान में, यानी रात्रि के 8:16। उसके बाद द्वितीय जब आरंभ होता है, भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में होते हैं, जो कि सुखकारी है और सुखप्रद है। तो चलिए, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल अपराह्न 4 बजे से संध्या 5:48 तक। अन्य शुभ मुहूर्त अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग आदि नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:28 से 2:13 तक। गोधूली बेला संध्या 5:16 से 5:41 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:09 से 11:59 देर रात।
और रात्रि में किए जा रहे पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त से इसको करो। अशुभ मुहूर्त में राहु के सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 11:34 से 12:59 तक, गुलिक काल दिन के 10:08 से 11:34 तक, और यमगंड प्रातः 7:17 से प्रातः के ही 8:43 तक। वर्ज मुहूर्त भद्रा गंड मुहूर्त पंचक आदि आज नहीं। इस प्रकार आपके समक्ष ये रहे हमारे शुभ और शुभ। आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:52 से प्रातः में दो भागों में शुभ मुहूर्त है। पहला भाग प्रातः 5:52 से 8:08 तक और दूसरा भाग अपराह्न 2:59 से 5:16। तो गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। जो स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे प्रातः का है। तुला राशि में बहुत ज्यादा ग्रह हैं। सूर्य देव नीच बनकर वहां पर हैं। चंद्रदेव खुद वहां पहुंचकर अस्त की अवस्था में हो गए हैं। मंगल देव वहीं पर है और बुध देव भी वहीं पर। कुल यदि कहें तो 4 ग्रहों का जमावड़ा वहां है, जो कि कई लोगों के लिए समस्या का कारण बन सकता है। क्योंकि अग्नि राशि भी वही है और सूर्य नीच है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि राशि वहीं पर हैं। चंद्रदेव जलीय राशि वहां पर होकर अस्त अवस्था में शक्तिहीन है और बुध देव वहीं पर, वे अस्त अवस्था में नहीं। तो इस प्रकार गुस्से में पर काबू रखने की सलाह। IQ गुस्से में काम नहीं कर सकते, इसलिए सावधान रहने। सूर्य देव बाल्यावस्था में है। वहीं मंगल देव और बुध देव राशि परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और इसी माह में दोनों राशि परिवर्तन करेंगे जब तुला से वे वृश्चिक में जाएंगे। मंगल देव अपनी ही राशि में जाएंगे और बुध देव वृश्चिक राशि। मंगल देव और बुध देव का साथ साथ रहना है फिलहाल क्रोध और IQ को, जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता है, उसको प्रभावित कर सकते। बृहस्पति देव कर्क में गमन कर बाल्यावस्था में है, कर्क में पहुंचे हैं और बाल्यावस्था में धीरे धीरे शक्ति को प्राप्त कर। शनि देव बकरी रहते हुए अपने अंश को में नाश हो रहा है उनका, और इसलिए ये बाल्यावस्था। इस प्रकार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी ही राशि में कोई ग्रह नहीं। शुक्र की राशि में सबसे ज्यादा 4 ग्रह, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। शुक्र और बुध का आपस में राशि परिवर्तन है, क्योंकि शुक्र बुध की राशि में और बुध शुक्र की राशि। बिना बता दें, शुक्र बुध तुला राशि में, जो शुक्र जी के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्रदेव कन्या राशि में, जो जिसके स्वामी बुध देव। कन्या में जाकर शुक्रदेव नीच के हो जाते। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में एक ग्रह है बृहस्पति।
इस प्रकार बृहस्पति देव के ही नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव, ये सभी बृहस्पति के नक्षत्र। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं और केतु, सूर्य, शनि और बुध, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। केतु, सूर्य, शनि, बुध ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे आज के पहले भाग के प्रश्न। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन रहने सकते हैं। इसे ताराबलन कहते हैं। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है जिसमें नक्षत्रों के नाम भी लिखे हैं और कुछ परिणाम भी लिखे। तो ताराबलन के हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो नक्षत्रों के नाम है वो चंद्रमा के भ्रमण गोचर से संबंध रखता है। वहीं ताराबलन के नीचे वर्टिकल रोज है वह चंद्रमा के जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे संबंध रखता है। और इस प्रकार हम इन दोनों को कॉलम और रोज को मिलाकर आज का फल देखते हैं कि आज का फल कैसा है। कुल 9 स्थितियां बन सकती हैं, 9 नक्षत्र हैं, 9 स्थितियां बन सकती हैं। जन्म, जब आपका तारा जन्म में हो, संपत में हो, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, नैर्धनी, मित्र या मित्र में हो सकता है। जब भी आपका तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र में होगा शुभता का संकेत देता है। और जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है यानी संपत में थोड़ा तो क्षेम उससे ज्यादा, साधक में उससे ज्यादा, मित्र और अतिमित्र में सबसे ज्यादा। वहीं इसके विपरीत जन्म, विपद, प्रत्यय और नैर्धन्य में यदि आपका तारा हो तो अशुभता का संकेत देता है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है यानी जन्म में थोड़ा कम, विपद में उससे ज्यादा, प्रत्यय उससे भी ज्यादा और नैर्धन्य नाम भी है उस सबसे ज्यादा। तो जब भी अशुभता की स्थिति हो तो शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है, जोखिम नहीं लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं शुभता के लिए ही करते हैं। तो वैसी स्थिति में जब हमें अग्रिम इस तरह की सूचना है और हमें अग्रिम आभास भी है कि आज का तारा हमारा शुभ नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम शुभ कार्यों को टालें, दैनिक कार्य में साथ। ताराबलन का मूल सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति है और 9 तारा चक्र पद्धति यह बताता है कि ग्रह कौन से जातक के पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से अशुभ, और इससे जातक पूरे जीवन काल के बारे में जान सकते। और यह 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर काम करता है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं। तो कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए कुल 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया, उसको बांट लिया गया 9 नक्षत्र करके 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9वां तक, पहला श्रेणी में पहला से 9वां तक, दूसरे श्रेणी में 10वां से 18वां तक, तीसरे में 19वां से 27। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। इस प्रकार यह सूची तो नक्षत्रों को ग्रहों से कैसे जोड़ा जाए। तो हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो है यानी पहले श्रेणी में से पहला, दूसरे श्रेणी में से 10वां और तीसरे श्रेणी में से 19वां, इन नक्षत्रों को का स्वामित्व पहले ग्रह केतु देव को दिया गया और इसी क्रम में बढ़ते हुए दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा ग्रह सूर्यदेव बनते हैं, इसलिए तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव, चौथा ग्रह चंद्रदेव होने के कारण
चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को गया, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को गया। और यह सूची इस प्रकार है। यह आपके लिए काफी लाभदायक, काफी उपयोगी जो भविष्य में होने वाला है, तो इसे सहेज कर यह सूची। आज का दिन बुधवार है। फलित कैसे करते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनेंगे। जब भी तारा जन्म नक्षत्र से आप देखें, जन्म नक्षत्र से देखें, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है, तो वहां से नक्षत्र को पकड़ें और फिर देखें आपके नक्षत्र स्वामी कौन, और जो ग्रह बनते हैं वहां से गिनती आरंभ करें। पहला ग्रह जो होगा वह मिश्रित फल देगा, पीड़ा देगा। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां हरी की सुई की दिशा में बढ़े, ये ग्रह शुभ फलदायी होंगे। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अशुभ फलदायी होंगे। पुनः बता दें, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां आप जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है उस नक्षत्र को पकड़े और नक्षत्र स्वामी को देखें, और वहां से गणना आरंभ करें घड़ी की सुई के अनुसार। पहला ग्रह आपका पीड़ादायक है, अच्छा नहीं है, जन्म ग्रह उसको बोलते हैं। उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसकी शुभता बढ़ती जाती है। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये चुनौती भरा होने की संभावना रहती है, चुनौती भरा हो सकता है और बाधक भी हो सकता है, आदि आदि अशुभता के संकेत देता है। अब हमें यदि पहले से पता चल गया कि कौन से ग्रह, हम पहले से पता चल जाए कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, तो ये बता दें कि दशा महादशा का फल कौन सा अच्छा होगा, ये हम पहले जान सकते हैं। और जब हम पहले जान सकते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से शुभ दशा महादशा का के ये में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। शुभ महादशा महादशा की अवधि में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में, उनकी दशा महादशा में हम चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, सावधान रहते हैं, दैनिक कार्य कोई भी जोखिम नहीं लेते। ये हुई बात। और इससे अंततोगत्वा हमारे जो मानसिक स्थिति है या हमारे स्वास्थ्य पर वह अच्छा प्रभाव होता है। जन्म कुंडली में ग्रह कहीं भी बैठे हुए हैं, ग्रहों को देखते हैं और ये ग्रह के हमारे लिए शुभकारी हैं या शुभकारी, यह भी हम जान सकते हैं। और इस तरह से हम आकलन कर सकते हैं कि हमारे जो ग्रह हैं वो कैसा कुंडली के देंगे। जीवन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, आंख खोलते ही रिश्ते, नाते, पड़ोस, समाज, उसके बाद फिर विभिन्न स्थितियों में विभिन्न लोगों से मिलते हैं, नौकरी पेशा के लिए कार्यस्थल पर, व्यवसाय स्थल पर, आदि आदि। तो ऐसी स्थिति में कौन से व्यक्ति हमें कैसा फल देंगे? यदि किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है जो आपके लिए, हमारे लिए संपत्ति का कारक है, संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र का कारक है, यानी दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह में उनका जन्म हुआ है उनके नक्षत्र में, तो यह शुभकारी होगा और हमारे लिए शुभकारी। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह के नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो कितना भी करीब क्यों न हो, हमारे लिए समस्या का कारक। तो बिजनेस पार्टनर बनाते समय हम कोशिश करते हैं कि वह पार्टनर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह में, ग्रह के नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। उदाहरण स्वरूप आज का दिन लेते हैं, आज बुधवार है, बुधवार जिसका जन्म हुआ तो बुध पहला ग्रह बने, दूसरा ग्रह केतु, शुक्र, दूसरा केतु, तीसरा शुक्र, चौथा सूर्य, पांचवा चंद्रमा, छठा मंगल,
सातवां राहु, आठवां बृहस्पति और नौवां शनि। इस जातक के लिए केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि शुभदायक पूरे जीवन पर्यंत। तो जो भी जातक का जन्म बुध में के नक्षत्र में हुआ है उसके लिए केतु देव, सूर्य देव, मंगल देव, बृहस्पति देव और शनि देव की शुभकारी। और इनके नक्षत्र में जन्मे जातक भी इनके लिए लाभदायक हो सकते, यानी बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक, बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक मित्र और अति मित्र। अब हम यह देखते हैं कि जो अगर जातक हमारे लिए शुभकारी हो तो वैसी स्थिति में हम सावधान रहें। तो पूरा विश्वास उस पर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए शुभकारी हो सकती है। और इसी तरह से हम अपना नक्षत्र और उनका नक्षत्र मिलाकर हम कितना उनके लिए लाभदायी हो सकते हैं यह भी हम जानते हैं। तो ये रहे 9 तारा चक्र पद्धति पर अद्भुत पद्धति है, इसलिए इसकी जो फल है उसकी सटीकता बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि 9 तारा चक्र पद्धति पर और इस अद्भुत पद्धति पर हमने अलग से वीडियो रखा है और YouTube पर। और उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली रखी है और 9 तारा चक्र पद्धति से कुछ विवेचना विवेचना उस पर कुछ आकलन किया है, उस पर कुछ चर्चा की है। तो जरूर देखें, आपसे आपका लाभकारी हो सकता है, आपके लिए यह प्रस्तुति उपयोगी भी हो सकता है। तो चलिए अब लोग वापस चलते हैं आज के तारा ग्रह। आज का चंद्रमा क्या कहते हैं, आज का तारा क्या कह रहा है, जिसे बोलचाल की भाषा में तारा कहते हैं। तो आज का तारा क्या कहता है, आज चंद्रमा 1:52 देर रात्रि तक स्वाति नक्षत्र में है जो राहु के है। उसके बाद वे विशाखा में जाते हैं जो बृहस्पति के नक्षत्र। यदि भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ है तो पहला भाग प्रत्ययी है जो कि अशुभ है, उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद साधक जो कि शुभ है। वहीं यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो तो पहला भाग अति मित्र है, दूसरा विशाखा, यदि बृहस्पति का नक्षत्र है तो वो जन्म है, यानी पहला भाग अति मित्र, उसके बाद जन्म। एरो जो है जो हम इसमें दिख रहा है वह गलती से उसको देखकर नहीं हो पाया, अपडेट नहीं कर पाया, क्षमा प्रार्थी। उपाय के तौर पर लोग पूछते हैं कि आखिर जब ताज का तारा मेरा जन्म विपत प्रत्यय और नैदानी में है तो उपाय क्या करें। जी हाँ, उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत है, लेकिन यह पुष्ट कंफर्म नहीं है, इसलिए जोखिम लेने की सलाह नहीं देते हैं। आरंभ में भी हमने कहा था जोखिम नहीं लें। आप शुभता के लिए कोई काम करते हैं, इसलिए शुभता सुनिश्चित करने हेतु हम जब भी तारा जन्म विपत प्रत्यय और नैदानी में हो तो हम सावधान रहें। इन शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अगली प्रस्तुति में, तीसरे भाग में। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। तो आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए चंद्रमा तुला राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे। इस पद्धति को चंद्रबलम कहते हैं और यह जन्म राशि के अनुसार देखा जाता है। और जन्म राशि वही होता है, इसे आप लगन से नहीं देखें, जन्म राशि वही होता है जहां चंद्रमा बैठा। तो चंद्रमा इस राशि में उसके अनुसार देखें, और जब आप देखेंगे तो तब आप आज का दिन का यह संकेत मिल रहे हैं कि मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के में जन्म जातक के लिए आज दिन शुभता के संकेत हैं। 23 राशि वाले पर सावधान रहे, दैनिक कार्यों में और विशेष कार्यों में अशुभता से बचें और इष्ट देव का ध्यान। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित, चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित।
यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह शुभ काम पूजा पाठ हो, या कोई नया काम हम शुरू करने जा रहे हैं, या कोई विशेष कार्य। तब भी यदि हम आप उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते या हम नहीं देख पाए, तो किसी भी कार्य में शुभता लाने हैं तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखें। तो चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर चौघड़िया की पोस्टिंग रखी है, पोस्ट किया है, हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और लेकिन सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और इसलिए 8वां चौघड़िया वही होता है जो आरंभ का चौघड़िया होता है। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, और हम जानते हैं कि हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, जो विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हुआ और विशेष कार्य करने के लिए वह अधिकृत है, उपयोगी है, उसकी उपयोगिता काफी। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात का चौघड़िया काल रात। इसमें एक हम जो व्यक्तिगत हमारा अनुभव है, हमारे अपने रिसर्च पर पाया है, और जो कि किताबों में नहीं। चूंकि दिन सूर्य का होता है, सूर्य देव प्रभावित होते हैं दिन में, और रात में चंद्रमा। तो दिन में सूर्य देव जब प्रभावित होते हैं और सूर्य और शनि की शत्रुता बनी रहती है, इसलिए शनि की शत्रु के साथ शत्रुता होने के कारण शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया, हमेशा काल बेला से ग्रसित रहता है। यह शनि चौघड़िया एक पापी ग्रह है, इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता। हाँ, धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक। तो काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित होता है। उसी तरह चंद्र रात्रि का चौघड़िया आएगी। चंद्रमा रात्रि में प्रभावी होते हैं, और चंद्रमा जब रात्रि में प्रभावी होते हैं तो बुध के साथ चौघड़िया का संबंध शत्रुता का है। चंद्रमा का बुध के साथ नहीं है, लेकिन बुध का चंद्रमा के साथ है, और ऐसी स्थिति में दिन में शनि और सूर्य का दोनों में आपस में शत्रुता है, किंतु यहाँ पर बुध का संबंध चंद्रमा से अच्छा नहीं है। इसलिए रात्रि के चौघड़िया में बुध का जो चौघड़िया है, लाभ चौघड़िया, वह हमेशा काल रात्रि से ग्रसित होता है। आप हमारी पुरानी जितनी प्रस्तुतियां हैं आप देख लें। आप क्या आपको इसमें यह जो मेरा हमारा अनुभव है बिल्कुल सच्चा है। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। जब भी सार यहाँ पर यही है कि जब भी अशुभता से कोई चौघड़िया व्याप्त हो तो उस चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी चौघड़िया का उपयोग करते हैं अपने कार्यों में शुभता लाने। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया जैसा हमने कहा था, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और रोग चौघड़िया राहु काल और वार बेला से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। इन चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, शेष चौघड़िया उपयोगी। और जैसा हमने कहा था कि आदि का चौघड़िया अंत का चौघड़िया होता है, इसलिए दिन का चौघड़िया आज का लाभ चौघड़िया बुध का दिन है। लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, लाभ चौघड़िया से समाप्त हो रहे हैं। रात्रि का चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया सूर्य के चौघड़िया से आरंभ हो रहा है और सूर्य के चौघड़िया से समाप्त भी हो रहा है, और इसलिए इन ये चौघड़िया दिन के और रात के आपके समक्ष में रखा। रात्रि का चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, उद्वेग चौघड़िया से समाप्त हो। और हमने आपके समक्ष यह भी बताया कि आज का चौघड़िया काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, जो कि 8:43 मिनट से 10:08 तक है।
रोग चौघड़िया दिन के 11:34 से 12:59 तक राहु काल से ग्रस्त। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि 2:43 भोर से 4:18। तो इस प्रकार चौघड़िया पर प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। हम आपको 5वें भाग में ले आए अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है। वे 1 से 9 तक ही अंक होते हैं और जब भी गणना की जाती है, अगर 1 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास आया तो उन अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, शून्य को गणना में नहीं लेते। और आप देखें कि 1 से 9 तक के अंक में 5वां अंक ऐसा है जो कि मध्य में आता है, इसलिए इसे इसे सबसे शक्तिशाली अंक माना जाता है और यह मध्यस्थता का काम करता है। 1 से 9 तक अंक जो हैं उनके शासक ग्रह ही हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6वां का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और अंकों के साम्राज्य में, अंकों की दुनिया में इन एक अंकों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। 1 को राजा से या सरकार से, 2 को रानी से या पार्टनर से, 3 को गुरु से या सलाहकार से, 4था को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5वां को राजकुमार से, 6ठा को मंत्री या सलाह ऐसे व्यक्ति जो शुभकारी हो, जो हमें आराम दे, आराम की सुख सुविधा की व्यवस्था कर सकें, वे शुक्र हो। केतु धर्मगुरु और ऐसे लोग जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास प्रकृति से। 8वां अधीनस्थ, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, समाज के नीचे तबके के लोग और नौकर चाकर तथा न्यायाधीश। 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, ब्लड, खून। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें उपहार के रूप में कुछ अंक देते हैं जो कि जन्म तिथि के रूप में आता है और ये बदलता नहीं। इसमें 3 भाग होते हैं जन्म तिथि में: तिथि, माह और वर्ष। तिथि और माह 1 अंक में भी हो सकता है और 2 अंकों में भी हो सकता है। वर्ष हमेशा 4 अंकों से होता है। तिथि में जब भी 11, 22, तिथि माह ये दोनों में जब भी 11, 22 आए, माह में तो 22 नहीं आएगा लेकिन तिथि में 11, 22 आ सकते हैं। आप कॉमन समझें कि जब भी गणना में या तो जन्म तिथि में, माह में आदि 11, 22, 33 आते हो या गणना के क्रम में 13, 14, 16, 19 आते हो, तो 11, 22 आने पर इसे पूर्व जन्म में इसे मास्टर नंबर कहा जाता है। और वही 11, 22, 33 आने पर, 13, 16, 19 आने पर पूर्व जन्म का कार्मिक ऋण कहा जाता है। अंक ज्योतिष में जो भी अंक होते हैं उनके 1 से ज्यादा अंक होते हैं तो उसको जोड़कर एकल अंक परिवर्तित करते हैं और यहाँ भी हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। ड्राइवर इसे कहलाता है या मूलांक कहलाता है। आप देखें 22 जन्म तिथि है, मूलांक जातक का 4 होता है, 2 और 2। तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो मूल इनका भाग्यांक निकलता है जो कि कंडक्टर भी कहलाता है, 7 होता है। तो ड्राइवर जो मूलांक होता है वो 4, कंडक्टर 7। जीवन की नैया को चलाने के लिए कंडक्टर और ड्राइवर में आपस में मित्रता अच्छी रहनी आवश्यक, अत्यावश्यक। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक हम हमारे पास न हो बिल्कुल। इन अंकों से कुछ और अंक भी हम निकालते हैं, जैसे एंजल नंबर। एंजल नंबर हम जैसे उदाहरण स्वरूप एंजल नंबर वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर और फिर पुरुष के लिए 11 में से उसको घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़, यह निकलता है एंजल नंबर। अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर यह बताता है, यह निकलता है तिथि और माह को जोड़कर और एकल अंक में परिवर्तित कर।
ड्राइवर हमारे इनर व्यक्तित्व को बताता है, कंडक्टर हमारे भविष्य की तरफ इंगित करता है, क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, और एंजल नंबर ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है जो कि वातावरण को दर्शाता है और हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम दुनिया पर कितना प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि जो दुनिया को पर्सनालिटी नजर आती है वह होता है सात, यानी कंडक्टर, सात नहीं, कंडक्टर नंबर, सॉरी, अचीवमेंट नंबर। और अब इस जातक का जन्म जो हुआ, ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 7, और आप खुद आकलन करें बाकी अंकों का, जैसे एंजल नंबर, वर्ष को जोड़ें और एक अंक में परिवर्तित करें, और साथ साथ एक अंक में परिवर्तित करके उसे पुरुष के लिए 11 उसमें घटाएं और महिला के लिए 4 उसमें। एटीट्यूड नंबर आप वर्ष, तिथि और माह को जोड़कर एक अंक पर परिवर्तित करके निकालें, आपके लिए उपयोगी होगा, एक्सरसाइज करें इस पर। यह 22/10/1964 जो जन्म तिथि लिया है किसी महान हस्ती का है, बहुत ही पॉपुलर है, और आज के दिन में लगभग हर किसी को हम उनका नाम से जिक्र लाएंगे। अब आपको बताते हैं कि जन्म तिथि में जो हमने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल होना चाहिए, यदि नहीं तालमेल हुआ तो क्या होगा, फिर जीवन की नैया जो है में परेशानी उथल पुथल लाए। और यही वजह है कि तिथि और माह को, ड्राइवर और कंडक्टर को हम महत्ता बहुत देते हैं, और कहीं भी जीवन में इसके दुश्मन अंक को नहीं लाते। अब आप आतुर होंगे दुश्मन अंक को पहचानने के लिए, थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन हम कौन से अंक कैसे लाएं और सबसे प्रभावी अंक कौन होता है, तो उपहार के स्वरूप में ईश्वर ने हमें यह दिया, जन्म तिथि, माह और वर्ष, जिससे हम ड्राइवर और कंडक्टर निकालते हैं, और हमारे धरती पर आने के बाद जो ईश्वर हुए, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि हमें नाम देते, और इन नाम का भी नामांक होता है, यानी अंक होते हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और हो गए होंगे कि नाम तो अक्षर में अक्षर होते हैं, अंक कैसा। जी हाँ, ये अंक जो होते हैं, इन अक्षरों के अंक ये मूल्य हुआ करते हैं, और इसीलिए हम उन अंकों को बदल, आज जो जिस का महान विभूति का जन्म तिथि है, वे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह का आज जन्मदिन है, तो अमित सर को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप देखें इनका जन्म मूलांक कितना है, 4, भाग्यांक कितना है, 7, और यदि हम इनको इनके आगे के अंकों को देखें तो एंजल नंबर कितना है, तो 9 1 10 4 तो 16 4 20, और 11 में से इसको घटाते हैं तो 9, यानी मंगल। उसी तरह से यदि हम इनके एटीट्यूड को, जो अचीवमेंट नंबर को देखते हैं, तो 2 2 4 1 5, ये 5 अंक बताता है, जो एक संतुलित अंक। इस प्रकार हम अंकों को समझ, अब आप आज के आपके पास आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं अंकों के दुश्मन। जी हाँ, अंकों के दुश्मन। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9, 5 के कोई भी शत्रु अंक नहीं। हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जो मूलांक और भाग्यांक हमारे पास है, नाम का पहला अक्षर शत्रु अंक नहीं हो, और पूरे नाम में भी शत्रु अंक नहीं आए। और इसलिए ऐसी सूची भी हमने रखी है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, कि मूलांक और भाग्यांक के अनुसार नाम का पहला अक्षर जो नहीं हो वह क्या है। उदाहरण स्वरूप 1 का दुश्मन 8, और उनका नाम का जो अक्षर है एफ और पी, ये नहीं हो। ऐसे जातकों के जिनका जन्म तिथि 1/10/1928 को किसी भी माह या मूलांक भाग्यांक वैसा बनता है, 1 1 एक, चाहे 1 का बने या 2 1 का बने, मूलांक में 1 और भाग्यांक में 1 जब भी है, तो ऐसी स्थिति में हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारा जो 8 अंक है वह हमारे पास
कम से कम उसको प्रयोग करें। तो ये रहे। अगर अब एक और अंक निकलते हैं, पर्सनल ईयर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्सनल ईयर आपको बताता है कि यह साल कैसे बीते। इसको निकालने के लिए जो तिथि माह और वर्ष आपके पास अंक है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को जोड़ देंगे। यानी इस स्थिति में अमित शाह के जन्म कुंडली में 1964 को हटाएंगे और 2025 जोड़ेंगे। जब 2025 जोड़ेंगे तब तो जो होता है 4 1 5, 4 1 5 1 6 9, 4 1 5 और 9 5 14, यानी 5 होता है। रनिंग एज 8 है। 4 अंक वाले के लिए जो भी 8 अंक होते हैं शत्रु अंक, इसलिए शुभता नहीं है, थोड़ी चुनौती भरे हो सकते हैं, किंतु बैलेंस्ड, क्योंकि 5 अंक 11। रनिंग एज 62 का है, लेकिन बैलेंस्ड ईयर होने की संभावना है। तो ये रहे आज के संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष पर। अब आज का दिन कैसा है? 22/10/2025, मूलांक 4, भाग्यांक 5, और 5 अंक हमने आरंभ में कहा था कोई भी इसके दुश्मन नहीं। इसलिए आज सभी जातकों के लिए बुधवार का दिन है, श्री गणेश तथा मां शारदे का दिन है, और 5 अंक भी। और इस अंक का सबके साथ किसी के साथ शत्रुता नहीं है, इसलिए सभी अंक के लिए आज दिन अच्छे होने की संभावना। तो आज नहीं, और हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और वे लाभान्वित हो। इन्हीं प्रस्तुति के साथ हम आपसे अनुरोध है, यदि पहली बार प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रस्तुति को से लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ कल तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदा।